हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ पीसीएस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 बजे का जो हमारा टाइम का स्लॉट है ये हम लोग डेडिकेटेड करते हैं किसके लिए, यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए। यानी कि हमारा जो फोकस है वो मेंस की तरफ है। तो ज़्यादा परिचय की तो आपको आवश्यकता नहीं है, पहले से पहले इन चीज़ों को आप जानते हैं। शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, जहाँ पर हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। किस संबंध में बात हो रही है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद हम उसको आंसर देंगे। पहले हमको पता होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, यानी कि नेचर पता होना चाहिए। जब तक हम इस बात पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आंसर नहीं दे पाएंगे। कई बार होता है बच्चे को सब कुछ पता है लेकिन उसके बावजूद भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर वो नहीं लिख पाता है। तो पहले सबसे पहले ध्यान से करना है क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। यहाँ कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है, यानी कि जो जॉइंट सिटिंग हुआ करती है जिसकी चर्चा भारत के संविधान के आर्टिकल 108 में, उसी का यहाँ पर एक रेफरेंस आया है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यतः यह होता है। पूछा क्या गया है, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि उन अवसरों को हमको बताना है जहां पर संयुक्त सभा बुलाई जाती है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, तथा उन अवसरों को जब यह नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट है, कब ये कर सकते हैं, कब ऐसा नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, इसके कारण भी बताने हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है। यहां पर क्वेश्चन अगर मैं इसको कम शब्दों में लिखना चाहूं तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले आपको जो है संयुक्त सभा के बारे में बताना है कि इसको कब बुला सकते हैं, दूसरा कब नहीं बुला सकते, और इसके साथ साथ आपको जो है इनके कारण भी बताने हैं। तो ये है हमारे क्वेश्चन का कंटेंट, की पूछा क्या गया है। अब जरा क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले एक बार इसको पूरा एनालाइज कर लेते हैं, और उसके बाद जैसा कि हम डेली करते हैं उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको आंसर लिख करके देंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बात हमको क्लियर हो गई है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है संयुक्त सभा के बारे में। अब ये जो जॉइंट सिटिंग है भाई, ये जो जॉइंट सिटिंग है, क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पर आती है, क्यों इसकी हमको आवश्यकता पड़ जाती है। देखिए, इसकी आवश्यकता पड़ती है जब हम भारत की संसद को देखें। भारत की संसद अगर हम इसे समझें कि भाई कानून बनाने में किस प्रकार से कार्य करती है, तो अगर हम इसे समझेंगे तो समझ इस प्रकार से पाएंगे कि यहाँ पर सबसे ऊपर राष्ट्रपति, इसके साथ साथ अगर हम यहीं पर देखें तो यहीं पर आती है हमारी राज्यसभा, और फिर यहीं पर आती है हमारी लोकसभा। यानी कि देश के अंदर कोई भी कानून बनाना है तो इन तीनों के द्वारा वो बनाया जाता है। लोकसभा उसे पारित करेगी, राज्यसभा उसे पारित कर देगी, राष्ट्रपति इस पर अपनी मंजूरी दे देंगे। इस प्रकार से ये प्रस्ताव देश के लिए कानून बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन समस्या कई बार आ जाती है, और वो समस्या क्या है, वो समस्या है, मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव यहां से लोकसभा से पारित हुआ और जब राज्यसभा के पास पहुंचा तो राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया, कहा कि हम इसको नामंजूर करते हैं, यानी कि क्लियर कट मना हो गया। तो अगर यहां से पास नहीं हुआ है तो फिर हम राज्यसभा को बाईपास करके राष्ट्रपति के पास इसे लेकर के नहीं जा सकते, याद रखना इस बात को। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये बिल राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंच पाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। एक तो ये संभावना है। दूसरी संभावना हो सकती है कि कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ, पास होने के बाद राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने कहा कि हमको प्रस्ताव में कोई दिक्कत नहीं है बट कुछ चेंज की आवश्यकता है। यानी कि राज्यसभा ने संशोधनों की लिस्ट बना करके, अमेंडमेंट्स की लिस्ट बना करके ये लोकसभा को दे दी। अब जब ये अमेंडमेंट्स की लिस्ट लोकसभा के पास गई तो लोकसभा को ये पसंद नहीं आया, उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी फिर से विधेयक क्या होगा, कानून नहीं बन पाएगा। या फिर ऐसी भी संभावना है कि मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से के पास जब गया तो राज्यसभा ने कहा कि अभी हम इस पर सोच करके बताएंगे, लेकिन सोचोगे कब तक, यानी कि 6 महीने का यहाँ पर टाइम दिया गया है। ये 6 महीने तक राज्यसभा ने इस पर निर्णय ही नहीं लिया, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो फिर से ये विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंच पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। अब ये जो परिस्थिति बनती है
इसी परिस्थिति को हम लोग एक नए शब्द से जानते हैं। इसी परिस्थिति को हम लोग डेडलॉक यानी कि गतिरोध के नाम से जानते हैं। इसे हम बच्चे क्या कहते हैं? इसी को हम गतिरोध यानी कि डेडलॉक के नाम से जानते हैं। जब ये डेडलॉक होगा तो फिर यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि इस डेडलॉक को सुलझाने के लिए भारत के राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त सभा बुला सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक मामले में जब भी ऐसा डेडलॉक होगा राष्ट्रपति महोदय जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं? इसका मतलब क्या है? यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, जब भी आप इन प्रस्तावों की बात कर रहे हैं तो इन प्रस्तावों को हम भारत के संविधान के अनुसार कई कैटेगरी में बांट देते हैं। कई कैटेगरी का मतलब क्या है? ये जो प्रस्ताव हैं जिन्हें हम बिल के नाम से जानते हैं, ये विधेयक प्रमुख तौर पर हम 4 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला ये विधेयक आता है साधारण विधेयक, जिसे हम ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 के अंतर्गत देखते हैं। दूसरा विधेयक आता है जिसे हम धन विधेयक यानी कि मनी बिल आर्टिकल 110 में देखते हैं। तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल आर्टिकल 1171 और 3। यहां पर है वित्त विधेयक। और इसी प्रकार का एक और विधेयक आता है जिसे हम संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368। क्वेश्चन ये है कि जब भी किसी विधेयक पर ऐसा डेडलॉक होता है तो क्या हम इन चारों केसेस के अंदर जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति क्या ऐसा कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, जॉइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ जो है या तो साधारण विधेयक है ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 या फिर फाइनेंस बिल। सिर्फ और सिर्फ इन 2 कैटेगरी के अंदर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, कब बुला सकते हैं? जब इन दोनों परिस्थितियों के अंतर्गत कोई डेडलॉक लोकसभा या राज्यसभा के मध्य है, तभी ये जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। अगर विधेयक धन विधेयक है या फिर संविधान संशोधन विधेयक है तो इन दोनों परिस्थितियों में जॉइंट सिटिंग बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका भी लॉजिक समझ लीजिए। देखिए, जब हम धन विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक में क्या होगा? मोटे तौर पर समझें तो होना क्या है कि रेवेन्यू सरकार के पास आया, सरकार उसको खर्च करना चाहती है। अब ये अधिकार हम लॉजिकली किसको देंगे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता के हाथ में सभी शक्तियां होती हैं और जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ये शक्ति दे देती है और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत के आधार पर बनती है सरकार। तो कहने का मतलब ये सरकार के हाथ में शक्ति होती है। अब सरकार का गठन कहां से होता है? सरकार का गठन लोकसभा से होता है। तो सरकार का गठन लोकसभा से होता है तो हमने ये शक्ति सरकार को दी है कि अगर धन विधेयक को लेकर कोई गतिरोध है भी तो गतिरोध नहीं माना जाएगा, क्योंकि राज्यसभा की पावर यहाँ पे बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल नाम मात्र की है। डिस्कशन की शक्ति उसको दी गई है। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, इसको भी जरा समझ लीजिए। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सरकार का गठन लोकसभा से होता है। दूसरी बात, आप लोकसभा और राज्यसभा की जो मेंबरशिप है उसमें कंपैरिजन कीजिए। जमीन आसमान का अंतर है राज्यसभा लोकसभा के नंबर्स में। अगर जॉइंट सिटिंग यहां पर आती है तो सीधी सी बात है, जीतना किसको है? लोकसभा के आधार पर जीत जाएंगे। बात समझ में आ रही है यहां पर ये बात। दूसरी बात, जब आप संविधान संशोधन की बात करते हैं तो संविधान संशोधन के अंदर बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि राज्यों से जुड़े हुए हैं, राज्यों के हित से जुड़े हुए हैं। तो वहां उस केस में ये कहा गया है कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं करवाएंगे ताकि लोकसभा नंबर के आधार पर राज्यसभा से आगे ना निकल जाए। तो यहां पर याद रखना, इन दोनों केसेस में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। बाकी इन 2 केसेस में यानी कि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त सभा करवाई जा सकती है। तो ये आपको मेंशन करना है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त सभा बुला सकते हैं, तो अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि संयुक्त सभा जब भी बुलाई जाती है तो बात आती है उसके अध्यक्ष की, कि कौन होगा इस संयुक्त सभा का अध्यक्ष।
देखिए, अगर हम भारत के संविधान के आर्टिकल 1184 को पढ़ें तो वहां से एक बात पता लगती है कि जब भी बात आती है संयुक्त सभा के अध्यक्ष होने की, तो यहां पर लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति दी गई है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये इसके अध्यक्षता की बात आ जाती है। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत के अंदर कभी ऐसा हुआ है जब इस प्रकार की मीटिंग बुलाई गई हो? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा हुआ है। भारत में 3 बार ऐसा हुआ है। पहली बार जो पंडित नेहरू की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय पर भारत के अंदर दहेज प्रतिषेध विधेयक सरकार लेकर के आई थी। बाद में इसको जब लोकसभा राज्यसभा के अंदर डेडलॉक हुआ तो इसके लिए संयुक्त सभा का गठन किया गया, संयुक्त सभा बुलाई गई थी। उसी प्रकार से अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल आता है 1977 का, जब बैंकिंग सर्विसेज कमीशन को रिपील करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर के आया गया। तो जब लोकसभा राज्यसभा के अंदर डेडलॉक हुआ तो उसको रोकने के लिए फिर से भारत के अंदर संयुक्त सभा का आह्वान किया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद तीसरी बात करें तो पोटा आपने सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि आतंकवाद निरोधक अधिनियम। अगर इस अधिनियम की बात करें तो यहां पर फिर से लोकसभा राज्यसभा के बीच में एक डेडलॉक था। उस गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने दोनों ही सदनों को संयुक्त सभा के लिए आहूत किया और इस प्रकार से तीसरी मीटिंग उस समय पर कंडक्ट की गई। तो ये है हमारे भारत के अंदर, जब हम संसदीय परंपरा को देखते हैं तो उसके अंदर संयुक्त सभा का प्रावधान। अब ये सारी बातें आपको जो है अपने आंसर के अंदर सहेज करके लिखनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको मेंशन करना चाहूँ तो देखिए हम कैसे इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए एक इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आप अगर सिंपल बात कह देंगे तो उसका इतना वजन नहीं पड़ता। अगर आपको अपनी बात के अंदर वजन रखना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको संबंधित आर्टिकल, धारा बतानी पड़ती है। तो यहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के माध्यम से किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध दूर करने के लिए, याद रखना, गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सभा का प्रावधान किया गया है। सामान्यतः साधारण विधेयक या वित्त विधेयक, यानी कि धन विधेयक को छोड़ करके सर्वसम्मति से पारित करने हेतु संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। जो मैंने अभी आपको बिल्स की बात बताई थी, 4 प्रकार के बिल, और वहां पर कैसे उसको मेंशन करना है, कहां पर बुलाया जाता है। कि क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा यही है किन अवसरों पर इसे बुलाया जाता है, कब ये नहीं बुलाया जा सकता है। इसके बाद अगर संयुक्त सभा बुलाते हैं तो आर्टिकल 118 उसका 4 के अंतर्गत क्या देखते हैं कि यहां पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वैसे तो इतना मेंशन करने की आवश्यकता नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के अंदर उस समय नहीं आए हैं, तो कौन इस मीटिंग की अध्यक्षता करेगा? तो फिर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उस समय पर जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं वो इस सभा की अध्यक्षता करेंगे। और अगर ये भी नहीं है तो उस केस में राज्यसभा के उपसभापति क्या करेंगे? राज्यसभा के उपसभापति यानी कि सभापति, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी इस सभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। और अगर ये भी नहीं आते हैं तो बाकी सदस्य हैं वो आपस में डिसाइड कर लेंगे कि आज सभा का अध्यक्ष कौन होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे इतने से काम चल जाएगा, इतनी बात ज़्यादा नहीं आपको मेंशन करनी है। उसके बाद चलते हैं कि संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में आहूत नहीं किया जा सकता। यानी कि ज्वाइंट सिटिंग 2 बिल्स जब होंगे, कौन से वाले? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और साथ में मनी बिल, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इन पर कभी भी संयुक्त सभा को आहूत नहीं किया जा सकता। इसके बाद लोकसभा देश का लोकप्रिय सदन होता है, यानी कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। जनता से प्राप्त राजस्व कहां कहां खर्च किया गया, निर्वाचन के समय जनता की अदालत में इन सदस्यों को उसका जवाब देना पड़ता है। इन कारणों से धन विधेयक के मामले में लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है और इस मामले में राज्यसभा की शक्तियां नगण्य हैं। ये भी हमने चर्चा किया था, अभी हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था। इसी के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहां पर आप लिखेंगे कि वही संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बहुमत यानी कि विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। साथ में अगर कोई संघीय मामला है, यानी कि अगर 7th शेड्यूल के अंतर्गत कुछ बदलाव किया जाना है
तो ऐसे केस में याद रखिएगा आधे से अधिक राज्यों को उनकी आवश्यकता पड़ जाती है, उनकी सहमति की आवश्यकता पड़ जाती है। सहमति का मतलब वहां की विधानसभा के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया जाना जरूरी है साधारण बहुमत से ही। तो ऐसे केस में इसके लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। इसके साथ साथ संविधान के लागू होने से लेकर आज तक केवल 3 बार राष्ट्रपति द्वारा इसे आहूत किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और 1977 की बात करें 1970 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक जब पारित हुआ, यानी कि उसको रिपील करने का, और साथ में 2002 में पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी कि आतंकवाद निरोधक विधेयक को जब पारित किया गया तो इसके लिए भी जॉइंट सिटिंग जो है वो बुलाई गई थी। तो क्लियर कट हमको ऐसे इसको मेंशन करना है कि भाषा जो होगी, साथ में शब्द कैसे आपको अपने पिक करने हैं, कौन सा शब्द आप चुनेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा इसमें आपका आंसर की क्वालिटी डिफाइन करने में। ठीक है भाई, तो ये हमने पहला क्वेश्चन आज का पढ़ लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राज्यसभा की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। राज्यसभा की प्रासंगिकता, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनको शायद तकलीफ हो सकती है, बट ज्यादा परेशान उनको होने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या है, यहां पर बात हो रही है रेलेवेंस। यहां पर राज्यसभा का रेलेवेंस पूछा गया कि आज के समय पर राज्यसभा का अपना क्या रेलेवेंस है। देखिए, राज्यसभा को पहले समझने, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले हम राज्यसभा को देखें तो हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा, जब भारत की संसद की चर्चा होती है तो आर्टिकल 79 में 3 चीजों की चर्चा बार बार आती है। बार बार आपको बता चुका हूं। कहां पर क्या आता है, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यसभा इसको पारित ना कर दे। यानी कि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा संसद का एक अनिवार्य अंग है, यानी कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। और दूसरा, इसके साथ साथ ये एक स्थायी अंग भी है। यह संसद का अनिवार्य एवं स्थायी अंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ इसका जब रेलेवेंस आप लोकसभा या राज्यसभा में कंपैरिजन करते हो तो लोकसभा का तो काम, वहां पर जनता जब वोट करती है तो सरकार बनती है, सरकार का गठन वहीं से होता है। लेकिन राज्यसभा का जो प्राइमरी मोटिव आप देखते हैं तो भारत क्या है, भारत एक फेडरेशन भी है, याद रखना। हालांकि फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में कहीं नहीं है, बट फिर भी हम जो स्ट्रक्चर है हमारे भारत की पॉलिटी का स्ट्रक्चर फेडरलिज्म को फॉलो करता है। और जो फेडरलिज्म को फॉलो करता है तो यहां पर फेडरेशन की यूनिट्स आती हैं जिनको हम राज्य के नाम से जानते हैं। भारत के अंदर 28 राज्य। अब इन 28 राज्यों का अपना हित है, यानी कि इनके अपने मुद्दे हैं, और अगर उन मुद्दों को लेकर के कोई कानून बनना है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उसकी चर्चा होती है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। तो कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि अगर सिर्फ लोकसभा रहेगी तो राज्यों के हित को कौन यहां पर आकर के रखेगा। दूसरी बात, अब अगर राज्य हैं तो राज्य के अंतर्गत हमको अगर सहकारिता देखनी है, अगर राज्यों के अंतर्गत हमको सहकारिता देखनी है, यानी कि अगर सहकारी संघवाद की हम बात करें, यानी कि अगर फेडरेशन की बात करें, उसमें भी कोऑपरेटिव फेडरेशन की बात करें, तो ये सहकारिता संघवाद भारत के अंदर बनाने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा को होना चाहिए। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग यहां पर ऐसे देंगे जब अपन आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद हमको इसका रेलेवेंस बताना है कि कहां कहां पर ये इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा, बाकी आप अपने आप मेंशन करेंगे। सबसे पहला आप जो मेंशन कर सकते हैं, सबसे पहला आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर देश की सरकार कभी निरंकुश हो जाए तो उसकी निरंकुशता पर लगाम लगाने का जो काम है वो भारत की राज्यसभा करती है। कैसे करती है? देखिए, लोकसभा में सरकार के पास एनी टाइम बहुमत होता है। अगर सरकार है तो बहुमत है, और सरकार बहुमत के द्वारा कोई भी निर्णय लोकसभा के द्वारा ले लेगी। लेकिन उसी के पैरेलल उस निर्णय का राज्यसभा के अंदर पारित होना जरूरी है। अब यहां पर यह जरूरी नहीं है, बहुत कम मामलों में देखा गया है कि सरकार के पास राज्यसभा के अंदर भी बहुमत हो। तो कहने का मतलब,
अगर कोई ऑटोक्रेटिक डिसीजन है तो उसको रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, बात समझ में आ रही है, तो उसको आपको पता है बाद में संसद से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, पढ़ा होगा ना अपने आर्टिकल 356, तो बाद में संसद के सामने उसको पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार को जवाब देना पड़ता है। हो सकता है लोकसभा से वो पारित करवा ले जाए, लेकिन यहाँ से पारित करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो सरकार की निरंकुशता। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है हमारी सिस्टम यानी कि व्यवस्था के अंदर स्थायित्व लेकर के आना। संसद के अंदर 2 चैम्बर हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन का बच्चे प्यारे बच्चों मतलब होता है कि इसको जो है जनता मतदान के आधार पर चुनती है, यानी कि मतदान किया उसके आधार पर सदस्य चुन करके आते हैं। लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर लोकसभा के सदस्यों को एक बार जनता ने चुन लिया है तो वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाए। क्या कोई ऐसी गारंटी दे सकता है? यहां तक कि स्पष्ट बहुमत की सरकारें हैं तब भी कोई गारंटी नहीं है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना, मनी पावर भी होती है, पॉलिटिक्स भी होती है अलग प्रकार की। और पॉलिटिक्स कौन सी बात कर रहा हूं? अवसरवादी राजनीति। अपॉर्चुनिटी देखी, पता चला दूसरी तरफ सरक गए, और कई बार ऐसा होता है पूरा का पूरा दल सरक जाता है। तो क्या कोई गारंटी दे सकता है? ये गारंटी नहीं है। स्पेशली अगर हम एक दौर देखें, 90 का दशक देखते हैं, तो वहां पर सरकारें बहुत कम समय के लिए 13 दिन तक के लिए भी प्रधानमंत्री बने हैं। तो देश को चाहिए स्थायित्व, तो ऐसे केस में स्थायित्व देने का काम जो करती है वो हमारी लोकसभा करती है। 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, ठीक है। अब 2019 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पहले 2014 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए। ये पॉसिबल है किसी भी कारण से कि 2014 से पहले जो सदस्य थे, हो सकता है कि वो सभी के सभी चुनाव ना जीते। मेरी बात को ध्यान सुना, हो सकता है कि सभी के सभी ना जीते, और जीते तो बहुत कम उसमें जीते। और बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जिनको पार्टी टिकट नहीं देती है, तो वो 2014 में नहीं आ पाएंगे। ऐसे ही 2019 का जब चुनाव हुआ तो बड़े पैमाने पर सदस्य ऐसे होंगे जो 2014 उस समय पर सदस्य नहीं थे, नए सदस्य बन करके आए। यानी कहने का मतलब जब नई लोकसभा का गठन होता है तो कंप्लीटली नई भी हो सकती है। तो ऐसे केस में तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, देश के लिए जो पर्सपेक्टिव वो लगातार एक जैसा होना चाहिए। जो विचारधारा है, विचारधारा के साथ साथ सरकार की पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए, सरकार को गाइड करने वाली जो नीतियां वो एक जैसी होनी चाहिए। तो ऐसे केस में यहां पर राज्यसभा काम आती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे और फिर उनके स्थान पर नए आ जाएंगे, और जब ये वाले रिटायर होने वाले होंगे तब तक उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा। कहने का मतलब स्थायित्व प्रदान करने का काम राज्यसभा किया करती है। ये आप दूसरा पॉइंट जो है यहां पर मेंशन करेंगे, जरूरी है, दोनों पॉइंट आपको मेंशन करने जरूरी है। तीसरा आता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लोकसभा की बात की, लोकसभा भंग हो गई, किसी भी कारण से लोकसभा भंग हो जाती है, चुनाव की वजह से, या फिर वो समर्थन खींच लिया किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, सरकार गिर गई, नई सरकार बन नहीं पाई, नया चुनाव आ गया, तो लोकसभा का भंग हो जाना। जब लोकसभा भंग होती है तो बहुत से कार्य होते हैं जो संवैधानिक होते हैं, जो कि होने ही चाहिए, सरकार हो या ना हो उनका किया जाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत के अंदर आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपातकाल लगा हुआ है तो इस आपातकाल का संसद के द्वारा मंजूरी दिया जाना जरूरी है। अब ऐसा हो सकता है कि लोकसभा भंग हो गई हो, तो फिर क्या वो संसद के पास प्रस्ताव आएगा ही नहीं, संसद मंजूरी नहीं देगी? कोई बात नहीं, लोकसभा नहीं है। इन द मीनवाइल यानी कि उस दौरान राज्यसभा जरूर है, तो राज्यसभा उस दरमियान में उसको परमिशन देने का काम करेगी। जब नई लोकसभा का गठन होगा तो फिर वो आकर के उसको परमिशन दे देंगे। लेकिन कहने का मतलब है अगर लोकसभा नहीं है तो उस केस में संवैधानिक कार्यों करने का काम हमारी देश की राज्यसभा किया करती है। ये बात अपने को ध्यान रखना है। अब चौथी बात आप क्या कर सकते हैं रेलेवेंस में, देश के अंदर बहुत से विशेषज्ञ ऐसे हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, ज्ञानी लोग हो जाएंगे कि अगर उनको आप चुनाव में उतार दो तो चुनाव नहीं जीत सकते। कितना ही ज्ञान उनको किसी विषय का हो, कितना ही ज्ञान उन्हें किसी तजुर्बे का हो, लेकिन राजनीति करना एक अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है।
तो हो सकता है कि वो कभी चुनाव ना जीत पाए। तो हमारी देश की संसद के अंदर जो कानून बनाने वाली व्यवस्था है, इसके साथ साथ सरकार में हमको एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है जो अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उनको हम राज्यसभा के अंदर ला सकते हैं, और जब राज्यसभा के अंदर हम उनको ले आएंगे तो फिर वो सरकार के अंदर भी जा सकते हैं। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्या ही दूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे 2 बार। कहां से थे, लोकसभा से, राज्यसभा से। वो लोकसभा का चुनाव ही नहीं जीते, ठीक है, राज्यसभा से थे। जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय पर भी उनको क्या किया गया था, उनको राज्यसभा से ही लेकर के आए थे। तो कहने का मतलब, अगर देश के अंदर कोई विशेषज्ञ चुनाव नहीं लड़ सकता है तो उसका हमको क्या करना है, साथ देना है। कहने का मतलब हमको उसके तजुर्बे का फायदा उठाना है, और उसके तजुर्बे का फायदा उठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे राज्यसभा के अंदर लेकर के आ सकते हैं। तो ये विशेषज्ञ लाना एक अलग बात हो जाती है। इसके बाद आप यहां पर, जैसे लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया था, आर्टिकल 249 और साथ में आर्टिकल 312, ये दोनों आर्टिकल रट्टे लगा लो। रट्टे लगाने का मतलब क्या है, जब भी राज्यसभा के रेलेवेंस या फिर उसकी प्रासंगिकता की बात आएगी तो उसमें बड़े काम आते हैं। आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर देश की संसद को राज्य सूची पर कोई विषय बनाना, कि राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाना है, कोई सब्जेक्ट अगर स्टेट लिस्ट में है 7th शेड्यूल के अंदर, और संसद अगर उसके ऊपर लेजिस्लेट करना चाहती है, कानून बनाना चाहती है, तो ऐसे केस में सबसे पहले राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव पारित होगा। जितने सदस्य आए हैं, वोट कर रहे हैं, उनमें से 2/3 कम से कम ये कहें कि हम चाहते हैं कि संसद इस विषय पर कानून बनाए। तो राज्यसभा से अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद संसद इस पर कानून बना सकती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, ये इसकी विशेष शक्ति है, ये इसकी विशेष शक्ति है। और याद रखना कि नेशनल इंटरेस्ट में बड़ा ही जरूरी हो जाता है। ऐसे ही करके सेम प्रोसेस में हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, 3 अखिल भारतीय सेवाएं। तीनों को किन के अलावा कोई और बनानी है, किसी सेवा को समाप्त करना है, तो किसके पास ये अधिकार है? ये अधिकार शुरुआत में देश की किसके पास है? राज्यसभा के पास है। सबसे पहले राज्यसभा इस बात पर आर्टिकल 312 के तहत हामी भरेगी। जब राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके बाद फिर ये लोकसभा के पास जाएगा, यानी कि फिर संसद इस पर काम कर सकती है। बट प्रायोरिटी कहां पर है? सबसे पहले राज्यसभा के पास ही शक्ति है। तो जब भी आप राज्यसभा की प्रासंगिकता यानी कि रेलेवेंस की बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 भी आपको मेंशन करने हैं, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि क्या ही मेंशन कर पाओगे आप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको कहीं पर भी मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ लास्ट में अगर आप यहां पर एक पॉइंट और लिखना चाहें तो मैं आपसे कहूंगा, आप संविधान संशोधन का रेफरेंस जरूर दीजिए। देखिए क्या संविधान संशोधन पर आप एक पॉइंट दे सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? संविधान संशोधन जब पारित करवाना है तो याद रखना यहां पर क्या कहा गया कि दोनों सदनों के द्वारा पारित होना चाहिए। इसके बाद दोनों सदनों के साथ पारित तो होगा, लेकिन कैसे होगा? अलग अलग, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। तो अगर ज्वाइंट सिटिंग होती तो लोकसभा अपने नंबरों पर जीत जाती। सरकार के नंबर एनी टाइम आदेश तो होते ही होते हैं। तो संविधान संशोधन पर सरकार ऐसा ना हो कि अपनी मनमर्जी से काम करवा ले नंबर के दम पर, तो यहां पर उनको रोकने का काम देश की राज्यसभा किया करती है। तो ये सभी के सभी पॉइंट इस पर आप जाकर के मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंटेंट इसका रहेगा कि राज्यसभा की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो कई बार ये आ भी चुका है, ठीक है, विभिन्न एग्जाम में। कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश का हो, बाहर का हो, तो हर जगह आपको देखने को ही मिल जाता है। अब जरा क्वेश्चन की रूपरेखा क्या होगी, कंटेंट तो मैंने आपको बता दिया, उसको जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि राज्यसभा भारतीय संसद का एक अनिवार्य एवं स्थायी अंग है। यह राज्यों के हितों के संरक्षण के साथ साथ सहकारी संघवाद को स्थापित करने वाला प्रमुख अंग है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है उसमें जब भी आप इंट्रो देंगे, परिचय देंगे, तो परिचय दमदार होना चाहिए। अगर आपने परिचय ही नहीं दिया ढंग से तो फिर एग्जामिनर का लग जाएगा, बोले इसको नहीं आता। जैसे मान लीजिए बहुत लोग होते हैं ना,
आपके सामने बहुत बन ठन के, लेकिन जैसे ही पूरा कोई शब्द बोलेंगे, पहला शब्द, तो पता चला कि कचरा हो गया। बात समझ रहे हैं मेरी? तो आपको अपना जो क्वेश्चन के अंदर इंट्रो रखना है वो इंट्रो बहुत शानदार रखना है। ऐसे करें कम से कम शब्दों में आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का सीधा सा आप कंटेंट पर आएंगे। यहां पर आपको प्रासंगिकता बतानी कि क्या रेलेवेंस आज के समय पर राज्यसभा का है। सबसे पहले कहता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, अतः कई बार उसके कृत्यों का व्यापक आलोचनात्मक परीक्षण नहीं हो पाता। आलोचनात्मक परीक्षण की बात हो रही है। दूसरा, राज्यसभा उसके कृत्यों का पुनः परीक्षण करती है और सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है, जैसे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में। ठीक है, ये मैंने आपको मेंशन किया था, ये बताया था, डिस्कस हम कर चुके हैं। उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है, तो भंग होने की स्थिति में बहुत से प्रस्ताव ऐसे होते हैं जब राज्यसभा की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे कि मैंने आपातकाल संबंधी आपको प्रस्ताव के बारे में बताया था कि अगर आपातकाल को अप्रूवल चाहिए तो संसद का अप्रूवल जरूरी हो जाता है। अब लोकसभा भंग है तो ऐसे केस में राज्यसभा उस पर अपना अप्रूवल दे सकती है। तो ये हम लोगों ने यहां मेंशन किया। उसके बाद आते हैं तो अत्यधिक अनुभवी राजनेता जो कभी चुनाव जीत ही नहीं सकते, लेकिन उनकी देश को आवश्यकता है, उसकी देश के अंदर संसद को आवश्यकता है, तो उनको हम कैसे लेकर के आ सकते हैं? उनको हम ला सकते हैं राज्यसभा के द्वारा। जैसे कि यहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, चाहे वित्त मंत्री बने हो, उस समय पर वो राज्यसभा के द्वारा ही आए थे। तो ये इसका अपना एक रेलेवेंस हो जाता है। उसके बाद आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, इसके बिना आपका आंसर अधूरा है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ में संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा की तानाशाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये काम करती है। और उसके बाद आप यहां पर आएंगे, क्या लिखेंगे? इस तरह राज्यसभा कानूनों का निष्पक्ष मूल्यांकन, राज्यों के प्रतिनिधित्व, सरकार और सदन में योग्य लोगों की सहभागिता आदि दृष्टि से प्रासंगिक है। क्या रेलेवेंस है, क्या कंक्लूजन है? तो कंक्लूजन में आप यहां पर इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, हमने सारे पॉइंट ऊपर बता दिए, अब कंक्लूड हम इस प्रकार से इसको कर रहे हैं। बात समझ में आती है? तो ऐसे करके आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन क्या कहता है क्वेश्चन? सबसे पहले हमको पढ़ना है कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह कहता है कि भारत में निजी विधेयक केवल लोकप्रियता प्राप्त करने का साधन मात्र है। यहां पर बात किसकी हो रही है? यहां पर बात हो रही है निजी विधेयक यानी कि प्राइवेट बिल्स की बात हो रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको इस कथन का परीक्षण करना है और परीक्षण करते हुए लिखना है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, यानी कि क्रिटिकली आप इसको एनालाइज करेंगे। कहां तक लोकप्रियता मिलती है, लोकप्रिय मिलती नहीं है, तो क्या आज के टाइम पर प्राइवेट बिल्स का रेलेवेंस है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखिए यहां पर जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है विधेयक की। अब जब भी देश की संसद के द्वारा या फिर राज्यों के अंदर कोई कानून वहां के विधानमंडल के द्वारा बनता है तो उसके लिए पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है। उसी प्रस्ताव को हम बिल यानी कि विधेयक कहते हैं। अब ये जो विधेयक है, वैसे तो मैंने 4 कैटेगरी इनकी बताई थी। ऑर्डिनरी बिल, याद है ना लास्ट क्वेश्चन में, ऑर्डिनरी बिल हो गया, मनी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया। 4 प्रकार के हम लोगों ने वहां पर देख लिए थे। ये तो है उनके कंटेंट के आधार पर कि क्या उनके अंदर दिया है, लेकिन इसका एक और डिवीजन हम देख सकते हैं। और वो डिवीजन क्या है? वो डिवीजन है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, कौन इस बिल को लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर लेकर के आ रहा है। जैसे कि अगर हम आज के समय पर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर आज के टाइम पर 543 सदस्य, राज्यसभा की बात करें तो 245 सदस्य। ये टोटल स्ट्रेंथ है भाई आज के समय पर। मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैं आज के टाइम पर प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं जो है इस टाइम पर। 2 सदस्य हुआ करते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, वो रिजर्वेशन अब कैंसिल कर दिया गया तो 543 बच गए। अब इन सदस्यों को जरा ध्यान से देखिए, इनका काम क्या है। ये हमारे लेजिस्लेटर हैं,
यानी कि हमारे लिए कानून बनाने का काम ये किया करते हैं। तो इनमें से हर किसी के पास ये अधिकार है कि वह कानून बनाने का प्रस्ताव यानी कि बिल लेकर के आ सकता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मनी बिल नहीं ला सकते, वहाँ पर राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता पड़ेगी, पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही भाग 1 से संबंधित कोई विधेयक है तो उस पर पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी में हर किसी सदस्य को विधेयक लाने का अपना अधिकार होता है। अब अगर मैं यहां पर देखूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कितने हो गए आज के टाइम पर? 788 सदस्य। आप मुझे बताइए कि क्या ये सभी के सभी आज के समय पर 788 क्या ये सभी के सभी मंत्री हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि मंत्री परिषद भी अगर हम बात करें तो मंत्री परिषद के अंदर कितने सदस्य हो सकते हैं? मंत्री परिषद के अंदर इस लोकसभा की सदस्यता का 15%, इससे ज्यादा सदस्य हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो बाकी सदस्य यानी कि यहां पर फिर से एक डिवीजन बना। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि सत्ताधारी दल का सदस्य है या विपक्ष का सदस्य है, यहां मैंने बात कही नहीं, मैंने सिर्फ सदस्य कहा, लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो लोकसभा के अंदर जो 543 मेंबर्स हैं, जिनमें आप बीजेपी के सदस्य भी देखते हो, जिनके अंदर आप कांग्रेस के सदस्य भी देखते हो, बाकी सदस्य भी देखते हो, लेकिन इनमें से मंत्री कितने हैं? बहुत कम है ना। तो जो मंत्री हैं, अगर कोई मंत्री बिल लेकर के आता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जिसको मिनिस्ट्री का पद प्राप्त है, अगर कोई मंत्री लोकसभा के अंदर बिल लेकर के आता है, राज्यसभा के अंदर विधेयक लेकर के आता है, तो उस विधेयक को हम क्या कहते हैं? उस विधेयक को हम सरकारी विधेयक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम सरकारी विधेयक यानी कि गवर्नमेंट बिल आप उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट बिल आप उसको कहेंगे, अगर मिनिस्टर लेकर के आता है। अब इसकी कुछ खास बात ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि कोई सरकारी बिल सदन के अंदर आता है, तो एक बात की इंश्योरिटी तो पक्का है कि जब भी विधेयक आएगा तो इस पर चर्चा जरूर होगी। पास हो ना हो वो एक अलग बात है। कहने का मतलब क्या है? सरकार की बैकिंग है। अब सरकार की बैकिंग है तो लोकसभा के अंदर एनी टाइम 50% तो उनके पास होता ही है, तो चर्चा भी होगी। अगर सरकार इसको प्रपोज करती है तो इसका मतलब क्या है? इसको कमेटी वगैरह के पास भेज दिया जाए, वो एक अलग बात है। अदरवाइज ये पारित हो ही जाएगा, यानी कि चर्चा भी होगी और हाई चांसेस होते हैं कि बिल पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से। अगर नहीं होता है तो उस केस में फिर कुछ समाधान भी, जैसे आर्टिकल 108 के तहत क्या होता है, वहां पर मीटिंग हो जाती है। कौन सी वाली? ज्वाइंट सिटिंग। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है कि अगर मान लीजिए कोई सदस्य जो कि मंत्री नहीं है वो बिल लेकर के आ गया, तो ऐसे बिल को हम क्या कहेंगे? ऐसे ही बिल को कहा जाता है निजी विधेयक, प्राइवेट मेंबर का बिल। यही कहा जाता है प्राइवेट मेंबर का बिल। जब ये विधेयक लेकर के आना होता है तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप विधेयक लेकर के आओगे तो उस पर चर्चा भी होगी। क्यों? क्योंकि इसके डिस्कशन के लिए हम बात करें, एक निजी सदस्य को प्राइवेट बिल के लिए एक ऑल्टरनेट फ्राइडे पर टाइम मिलता है। जब भी संसद का सत्र जारी रहता है, संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, बजट सत्र, उसके बाद मॉनसून सत्र, मॉनसून सेशन, और लास्ट में साल के अंत में आता है विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र। यहीं पर चर्चा होती है। तो ऑल्टरनेट फ्राइडे का उसको टाइम मिलता है, अपना टाइम मिलेगा, वो अपनी बात कहेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसको पारित कर दिया जाए। ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर लोकप्रियता की बात करें तो जब कोई सदस्य बिल लेकर के आता है, इसको प्राइवेट मेंबर का बिल कहते हैं, और अगर उसका कोई टॉपिक बड़ा शानदार है, जैसे कि शशि थरूर जो है समलैंगिकता को लेकर के बिल लेकर के आए थे, तो वहां पर लोकप्रियता तो होती है। लेकिन आप सिर्फ उसे लोकप्रियता के आधार पर देखोगे तो वो भी गलत हो जाता है। तो सबसे पहले लोकप्रियता मिलती है, बिल्कुल मिलती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन रेलेवेंस क्या है इसका आज के टाइम पर? देखिए, रेलेवेंस होता है ये सबसे पहले आर्ग्यूमेंट का, कि कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं जो कि मीडिया के अंदर आ जाएंगे, देश के अंदर चर्चा शुरू हो जाती है, तो सरकार पर मोर और लेस दबाव पड़ता है, वो अपना काम करती है, कई बार बिल भी लेकर के आती है उसको लेकर के। जैसे भारत की बात करें तो भारत में आज तक जो है ऐसे 14 विधेयक रहे हैं जिन पर जो है कानून बनाने का काम हुआ है। और जब हम लोकप्रियता की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे सदस्यों को लोकप्रियता भी मिली है, और सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं मिली, उनका जो नाम है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज भी हो गया है, क्योंकि उनके प्रयास के द्वारा किसी विषय पर कानून बना है।
अब मैं आपसे कह रहा था कि देखिए जब बहस की बात करते हैं तो सदन के अंदर चर्चा होती है, नहीं भी होती है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसका अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो बहुत कम आंकड़ा रहता है। जैसे कि अगर मैं 15वीं लोकसभा की बात करूं तो जितने 372 विधेयक उस समय पर आए थे प्राइवेट मेंबर वाले, उनमें से सिर्फ 11 पर बहस हो पाई थी, ज़्यादा पर बहस भी नहीं हो पाई थी। तो कहने का मतलब ये आंकड़ा भी बहुत कम रहता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं इसका अपना एक आज के टाइम पर इसका अपना एक रोल है जो सोसाइटी के अंदर प्ले किया जाना है। लेकिन वो तब कब हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब आपका समाज जागरूक हुआ, साथ में मीडिया को अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाना पड़ेगा। जैसे कोई मुद्दा किसी सांसद ने सदन के अंदर उठाया, जिसको आप प्राइवेट मेंबर बिल के विषय के रूप में देख सकते हैं, तो उस पर देश के अंदर प्रॉपर चर्चा होनी चाहिए। तो अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, मीडिया का साथ जब तक नहीं होगा, साथ ही सदस्यों का साथ जब तक नहीं होगा, तब तक इस पर काम नहीं बन सकता है। तो ये हमको इसको इस प्रकार से मेंशन करना है। अब अगर हम इसका परीक्षण करें तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि निजी विधेयक उस विधेयक को कहा जाता है जो किसी ऐसे संसद सदस्य के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री पद पर न हो। किसके द्वारा? जो मंत्री पद पर न हो। अर्थात निजी विधेयक संसद के किसी भी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वे सत्ता में हो या ना हो, बशर्ते वह मंत्री पद पर नहीं होना चाहिए। मंत्री है तो फिर नहीं होगा, फिर प्राइवेट मेंबर बिल नहीं रह जाता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, जो पॉइंट हमको देखना है लोकप्रियता वाला, उसकी बात करेंगे। वैसे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि निजी विधेयक प्रस्तुत करने वाले सांसद लोकप्रियता हासिल नहीं करते हैं। अब तक जितने भी निजी विधेयक संसद में प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से लगभग सभी सांसदों को बिल के दौरान लोकप्रियता प्राप्त हुई है। और इतनी भी प्राप्त हुई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अब एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कितने विधेयक आपके आज के समय पर निजी विधेयक कानून बन गए हैं, तो आप एक छोटा सा होमवर्क करेंगे कि जो विधेयक निजी विधेयक बने हैं, ठीक है, बस आपको देख लेना है। गूगल पर सर्च करोगे तो गूगल देवता को बता दें कौन कौन से हैं। दूसरा, कौन सदस्य था जिनके कारण वो एक्ट बन पाए, ठीक है, तो उस सदस्य के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये भी आप कर लीजिएगा। वैसे तो मेंस में इसका रेलेवेंस नहीं होता है, बट जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये फैक्ट्स आने चाहिए, क्योंकि कई बार एमसीक्यू के अंदर ऐसा एक पॉइंट रख दिया जाएगा, फिर बच्चा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 14 की बात है तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि निजी विधेयकों की निरर्थकता इस बात से भी समझी जा सकती है कि अधिकांश विधेयकों पर बहस नहीं होती है, जिससे ये विधेयक पारित नहीं हो पाते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा देखा जा सकता है। यहाँ पर उदाहरण जब आप कहते हैं तो आपको डेटा देना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि बहस नहीं होती है, तो रेलेवेंट डेटा आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 13वीं लोकसभा, साथ में जो है 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा में आंकड़ा मैंने बता दिया है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे मेंशन करना है कि लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सांसद नाम मात्र लोकप्रियता के लिए ही निजी विधेयक प्रस्तुत करते हैं। क्या इसका कारण सिर्फ लोकप्रियता है? जवाब है नहीं। समाज के अंदर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर वास्तव में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत में 2015 तक की बात करें तो अब तक क्या था, यानी कि जो बस एक ऐसा रेलेवेंस डेटा मैंने दिया है, ठीक है, तो उसके लिए 14 विधेयक जो है वो अब तक पारित हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य निजी विधेयक भी हैं जो संसद में यद्यपि पारित नहीं हो पाए, तथापि उनके महत्व प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता है। जैसे कि 2004 में मनोनीत सांसद विद्या निवास मिश्रा ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संबंधी जो है निजी विधेयक प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार शशि थरूर ने भी समलैंगिकता पर निजी विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किया था। तो ऐसे करके आप एक दो डेटा भी अपने रेफरेंस में बात कह सकते हैं कि सिर्फ लोकप्रियता की बात नहीं, यहाँ पर कानून की इंपॉर्टेंस की भी बात है। साथ में इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक प्रावधान के दो पहलू होते हैं। निजी विधेयक भी इसका अपवाद नहीं है। निजी विधेयक को देश व समाज के लिए अधिक प्रासंगिक बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसमें सांसद साथ में मीडिया इनके सहयोग आवश्यक हैं, जिससे विभिन्न मुद्दों की तार्किक बातें व निष्कर्ष समाज में प्रसारित हो सकें। तो ये बात आपको ऐसे करके भैया मेंशन करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए और इसी कारवां को आगे बढ़ेंगे।
पॉलिटी को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक जैसे कि गवर्नर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इन सभी पर आते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। इसके साथ साथ यहाँ पर आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपने आप को मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहता है तो आप उसको जो है वो यहाँ पर अपना क्वेश्चन का आंसर लिख करके मेल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसको चेक करूंगा और आपको वापस कर दूंगा कि इसके अंदर क्या ठीक करना है क्या नहीं करना है, यानी कि फीडबैक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय, धन्यवाद।